नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसका नाम है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। यानी एक ऐसी हाइड्रोजन नीति, एक ऐसा मिशन, एक ऐसा टारगेट जो भारत सरकार ने बनाया है। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे अलग पहलू भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ हम सब यहाँ पर हरित हाइड्रोजन की बात करेंगे, साथ ही साथ हरित अमोनिया नीति की भी बात करेंगे। यहाँ पर हम सब भारत की प्रगति भी देखेंगे साथ में, कि हाइड्रोजन को लेकर भारत में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और यानी होने वाले भी हैं। और साथ ही साथ SCNG पे बात करेंगे, हाइड्रोजन CNG पर भी। ये मेरा जो सीरीज़ है पूरा का पूरा पूर्वांचल एस ऐप पे जो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, ये मेरा लेसन नंबर 14 है। इसके पहले कुल 13 वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी अपडेट किए जा चुके हैं आपके परीक्षा के अनुरूप। जितने भी विद्यार्थी 23 और 24 में परीक्षा दे रहे हैं, उनको ये पूरी की पूरी क्लासेस सुननी बहुत ज़रूरी है। फाइन। ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, किस जगह पे हैं, इसको सुनने के लिए, इसको जानने के लिए हाँ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप मुझे पूर्वांचल IAS के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। पूर्वांचल IAS एक मेरा वेंचर है जो मैंने आपको ऑनलाइन और फेस टू फेस कक्षाएं देने के लिए स्थापित किया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप पूर्वांचल IAS ऐप पे मुझे सुन सकते हैं, और फेस टू फेस कक्षा के लिए मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, जहाँ आप आकर दिल्ली के अध्यापकों द्वारा कक्षाएं ले सकते हैं। मैं आपको 2 विषय स्पेशली पढ़ाता हूँ, विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण। इन्हीं की किताबें भी हैं जो मेरी आती हैं, मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं किताबें, आपको लेना आवश्यक है। आप ऐसे जितने विद्यार्थी मेरा कोर्स सुन रहे हैं उन्हें तो विश्वस्तर लेना ज़रूरी है। बाकी जो लोग नहीं ले रहे हैं, जैसे चल रहे अपना चलते रहिए। मैं आपको कभी किसी चीज़ के लिए बायस नहीं करता हूँ, आपकी अपनी डेस्टिनी है। चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे से जुड़ने के लिए यहाँ पर जुड़े रहें, लगे रहें, बने रहें। टेलीग्राम चैनल जो मेरा पर्सनल है, जहाँ पर मेरे PDFs वगैरह भी अपडेट होते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपके डिस्कशंस होते हैं, जिनको मैं लगातार सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ आपके उत्तर भी देता रहता हूँ। ये दोनों जगह पर आप मुझे फॉलो करें। फेसबुक पेज जो है जहाँ पर, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी, आज की आवश्यकता है क्योंकि भाई नई जनरेशन है तो नई पीढ़ी इन जगहों पे जुड़ी होती है, तो मैं भी आपको फेसबुक के पेज पर और साथ ही इंस्टा पे मिल जाऊँगा, तो आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको जुड़े रहना है यहाँ पर लगातार वीडियो के अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। रवि ग्रेडी क्लासेस पूर्वांचल इसके नाम से आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे के लेसन में, जहाँ हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर। कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार फिर बोल देता हूँ। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पे बात करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति पर बात करेंगे। साथ ही साथ भारत की प्रगति और भारत में जो SCNG का उपयोग है उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे। SCNG पर क्वेश्चन 2019 के PD में एक बार पूछा भी जा चुका है, हाइड्रोजन CNG के नाम से, जिसे आप जानते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ भारत की राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। देखिए, जो हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन आप सबको पहले ही बता दूं, यह एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में आता है। हाइड्रोजन क्यों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में आता है? सीधी बात, क्योंकि ये जिन तरीकों से बनाया जाता है, जहाँ से बनाया जाता है, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। यानी उन्हें हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं इन ईंधनों को बनाने के लिए। इसीलिए हम अगर बात करें तो इस मिशन के अंतर्गत जो हम पूरी स्टडी करने वाले हैं, जहाँ हाइड्रोजन ईंधन की बात करने वाले हैं, वो एक तरह से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन लाया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे आप MNRE के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बजट भाषण में 2021 और 22 में क्या होता है? फिलहाल इस पर अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इसको आने वाले वर्षों के लिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। 2021-22 में जो बजट भाषण होता है, वह हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, वो कहती हैं कि भाई भारत में हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करनी चाहिए। और वही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत जो है आगे चलकर की गई है। अब यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन किन स्रोतों से उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रोजन को आप जल से प्राप्त कर सकते हैं, कोई जीवाश्म ईंधन है जैसे कि मीथेन वगैरह अगर अवेलेबल है, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पौधे होते हैं, जो बायोमासेस होते हैं, उनसे भी हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन जिन्हें हम ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, उन्हें बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन जो होता है
भार के हिसाब से तो काफ़ी कम है, तो भार के हिसाब से वो काफ़ी कम है। अगर हम भार देखें हाइड्रोजन की किसी जीवाश्म ईंधन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन बहुत हल्का है और उस हिसाब से वह ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। लेकिन हम आयतन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो जगह ज़्यादा घेरता है, और जगह घेरने के हिसाब से अगर हम देखें ऊर्जा उत्पादन में तो उस हिसाब से ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन की क्षमता ऊर्जा उत्पादन करने की बहुत ज़्यादा है। ओके, वॉल्यूम मतलब अगर मैं भार के हिसाब से दूँ, वेट के हिसाब से दूँ, तो हाइड्रोजन में भार के हिसाब से किसी भी सामान्य ईंधन की अपेक्षा ऊर्जा जनित करने की क्षमता अधिक होती है। आप किसी पेट्रोल वोटोल से ले लीजिए, गैसोलीन से ले लीजिए, तो जितने जितने भार में आपको गैस मिलेगा, ओके, वो करीब करीब पेट्रोल से 3 गुना ज़्यादा ऊष्मा आपको देगा। यानी यानी हाइड्रोजन कहने का अभिप्राय है कि बहुत ही हल्का ईंधन है, इसकी कैलोरीफिक मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेसन नंबर 11 मैंने आपको बोला था कि इसकी कैलोरीफिक मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन को लाना है, हाइड्रोजन को अपनाना है। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की तरफ जाना है तो हाइड्रोजन है। ऐसी ऊर्जा के स्रोत की जाना जो समाप्त ना हो तो हाइड्रोजन है। ऐसी ऊर्जा के स्रोत की तरफ जो पर्यावरण को नुकसान ना करे तो हाइड्रोजन है। और लगातार हमारे देश में ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा रहने वाली, क्योंकि हमारे देश में अभी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास लगातार होना है। ये हमारा देश वही देश है जहाँ 5 साल बाद फिर पुल और जो चीज़ें होती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जिन्हें फिर से बनाना पड़ता है। एक ज़माना था जब पुराने ज़माने में ब्रिजेस 100-100 साल से चला करती थी, तो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी ही बेहतर थी। ठीक है, चलेगा। फिलहाल प्रस्तावित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य सरकार का क्या है कि ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर एक दृष्टिकोण अपनाना है, हाइड्रोजन ऊर्जा को पूरी तरह से बूस्ट अप करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दूं, असल में क्या है कि आपको आगे के लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, जहाँ पर फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन को ही एज अ ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, इसलिए फ्यूल सेल को हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं। फाइन, यहाँ जरा समझिएगा यहाँ पर होता क्या है। हाइड्रोजन और फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की बात है। इवन आपको बताऊं तो भारत इतना दूरदर्शी है, इतना दूरदर्शी आपको बताऊंगा कि हमने ये तक लक्ष्य रख दिया है कि अभी हाइड्रोजन कोई बहुत बड़े लेवल पे हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोला कि भाई जापान, इंग्लैंड, तुम लोग घबराओ नहीं, तुमको हम हाइड्रोजन देंगे। भाई इस तरह की बातें करने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो भारत। अभी अपने तो हाइड्रोजन का पता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि होने वाला नहीं, होना है, लेकिन सोचिए हम इतने दूरदर्शी हैं कि हमने दूसरे राष्ट्रों से भी कह रखा है तैयार रहो, हम हाइड्रोजन बना रहे हैं और तुमको बेचने वाले हैं। फाइन, तो इस तरह की बातें भी अभी आपको यहाँ सुनने में मिलेंगी जो बहुत ही मतलब आशावादी दिखेंगी। अब देखिए यहाँ पर जो नीतियाँ बनाई गई ना, जहाँ पर जो हाइड्रोजन की नीति बनाई गई, कोई विशेष रणनीति जो बनाई गई है वो छोटे समय के लिए होती है। हाइड्रोजन को भी लेकर ऐसा ही हुआ है 4 वर्ष के लिए, और अगर कोई व्यापक रणनीति है तो उसके लिए एक लंबी अवधि की रणनीति हाइड्रोजन ईंधन को लेकर तैयार की गई है। तो यहाँ पर अल्पावधि की भी रणनीतियाँ हैं और विस्तृत समय के लिए भी रणनीतियाँ हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे। धीरे धीरे इन चैप्टर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ध्यान रखिएगा। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ आगे के वीडियोस में और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में हम विशेषता, किन किन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो विशेषता हाइड्रोजन की उपयोगिता देखी जा सकती है। तो आप संभावित क्षेत्रों में उर्वरक देख सकते हैं, स्टील वगैरह के निर्माण में देख सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल आदि में, यहाँ पर उद्योगों में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए उपयुक्त जनादेश शामिल है। तो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात भी करते हैं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन भी बात करेंगे, ग्रे भी बात करेंगे, और ब्लू हाइड्रोजन की भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ जरा देखिएगा होता क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस मिशन का पूरा उद्देश्य है कि जलवायु की सुरक्षा करनी है, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना है। अभी आपको बताऊं कि आगे के वीडियोस में अभी आपको मिलेगा कि आईपीसीसी का रिपोर्ट आता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ रहा है। फिलहाल पीछे की रिपोर्ट में तो असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा था कि 5.2 के आसपास जा रहा है, तो भाई उसे कम करना है, उसे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और ये चीज़ें अगर हम सफल हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं आगे आने वाले समय में हम कार्बन न्यूट्रल, और यहाँ तक कह लीजिए तो कार्बन स्पेस तक पहुंच जाते हैं। कार्बन स्पेस वही है जो बढ़ी हुई कार्बन की मात्रा है जो औद्योगिक इकाइयों के लगाने के बाद बढ़ी है,
और अगर हम प्री इंडस्ट्रियलाइज पीरियड में यानी औद्योगिक इकाइयाँ जब नहीं थी उसके पहले की जो वातावरण की अवस्था थी वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वो भी एक तरह की एक न्यूट्रल अवस्था कहलाती है, यानी जब प्रदूषण इस दुनिया में नहीं था। इस दुनिया में प्रदूषण का एक पैरामीटर जो खींचा गया वो क्या खींचा गया? औद्योगिक इकाइयाँ जब दुनिया में इंडस्ट्रीज लगाई गए। ओके, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2030 तक हम करने वाले क्या हैं? 50 लाख टन, 50 लाख टन कम नहीं होता दोस्त, बहुत ज़्यादा होता है। 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने की बात है। ओके, और यहाँ इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से, MNRE की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे चीज़ें लाई जा रही हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब फाइनली हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स पर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति पर। यहाँ पर एक बात बताऊं तो एक तरह से हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति जो बनाई गई वो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। किस तरीके से महत्वपूर्ण कदम है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, आपको मैं धीरे धीरे लिए चलता हूँ दोस्त। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाइड्रोजन और अमोनिया को फिलहाल आप भविष्य के ईंधन के रूप में तो देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों देख रहे हैं इसके पीछे आपको फिर मैं कारण बताता हूँ। पहला, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक मात्रा बहुत ज़्यादा है, और दूसरा, इससे पर्यावरण का प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। यानी पूरी तरह से हम बोलूँ तो एक सस्टेनेबल ऑप्शन है, एक सतत प्रक्रिया बोल सकते हैं हाइड्रोजन के उपयोग को, जिससे जलवायु और एक तरह से मानव को भी किसी तरह कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो ठीक है, आने वाले समयों में जैसे जैसे हम इन वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन आदि को अपनाएंगे, वहीं पर हम जो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला जैसी चीज़ें हैं, इनके विकल्प के रूप में अपनाकर उनको हम बंद करेंगे और पर्यावरण को और मानव स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेंगे। यहीं पर देखिए, अगर हम बात करें तो राष्ट्र की पर्यावरणीय रूप से अस्थायी ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता जो है अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, अक्षय ऊर्जा भाई जो समाप्त होने वाले नहीं है, जिन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, विद्युत का उपयोग करके इन ईंधनों का उत्पादन करना है। असल में क्या होता है, जो हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की बात कर रहे हैं ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा जहां पर 1% भी प्रदूषण नहीं होता, और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से जब आप यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इस हाइड्रोजन को हम हरित हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अभी आपको कुछ पिक्चर्स की तरफ लिए चलता हूं, उन पिक्चरों की तरफ जो मैं इशारा कर रहा हूं उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अभी आपको बोला, देखिए ऐसा है, एक बॉडी है जिसका नाम है IPCC। क्या नाम है? IPCC, जिसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बोलते हैं मित्र? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC के नाम से जानते हैं। IPCC क्या है? ये UNEP और WMO लेकर आया है। UNEP जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और साथ साथ WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर एक IPCC लाते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है? पूरी दुनिया में जाता है, उनके डेटास लेता है, उनके बेसिस पर निष्कर्ष करके बताता है कि दुनिया में किस हिसाब से क्या क्या समस्याएं भविष्य में बढ़ने वाली हैं। तो वही रिपोर्ट्स जो IPCC लाता है, उस रिपोर्ट्स के बेसिस पर दुनिया में क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC जो भी सम्मेलन होते हैं वहाँ पर उनकी चर्चा होती है और उस तरह की समस्या को दूर करने का प्रयास होता है। सो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट ये कहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम स्तर तक करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। और अगर हम पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की आवश्यकता अगर हम कम कर पाते हैं, तब तो हम अपने आप को सफल मानते हैं। यानी कह लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। टेम्परेचर की जो बात हो रही है, और IPCC के रिपोर्ट्स आ रहे हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, 4.2, 5.1, अलग अलग समय अलग अलग इन्होंने रिपोर्ट दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को संभालने के लिए हाइड्रोजन एक अच्छे ऑप्शन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर है क्या, विभिन्न देशों ने क्या किया, उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरह की पॉलिसीज यानी नीतियां बनाई। तो वही हमारा हाइड्रोजन मिशन जो नीति है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन या जो नीति है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को पूरा करता है। और आगे आपको लिए चलते हैं, भारत सहित अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आपको बताऊं, अभी आप देखिए ग्लासगो सम्मेलन में जो बात हुई थी नवंबर 2021 में, जब ग्लासगो सम्मेलन में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, हम भी कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल किसे कहते हैं? शून्य जीरो, नेट जीरो किसे कहते हैं? जितना हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, सारा का सारा कार्बन एमिशन हम उपयोग में भी लाएंगे।
और इसीलिए हम एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन वातावरण में नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह के कंसेप्ट को कार्बन न्यूट्रल की बात की गई ग्लासगो 2021 नवंबर 2021 में। मोदी जी जब ग्लासगो सम्मेलन में जाते हैं वहाँ इस तरह की बातें कर आते हैं, और वहाँ ये कहते भी कि भाई भारत 2030 तक 500 गीगावाट 2030 तक क्या करेगा नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत निर्माण की कोशिश करेगा। और आपके 2022 के मुख्य परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 50% जो भारत ने टारगेट बनाया है नवीकरणीय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 का कैसे पूरा होगा। तो कैसे पूरा होगा, इसमें काफ़ी हद तक आप देखिए चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्चुअल आती है। चाहे आप प्रीलिम्स देख रहे हो या यूपीएससी मेंस देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, आपने इस सब्जेक्ट को रटा है या फिर इस सब्जेक्ट को समसामयिकी बनाया है, कभी चीज़ विषय को समझा ही नहीं है। मैंने इस सब्जेक्ट को लिखा है, मैंने इस सब्जेक्ट को बनाया है, और आज पूरा भारत आपको यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अपनी मैकग्रा-हिल ने किताब दी है। देखिए क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ रहे हैं। तब आप मुझे बताइए, जब 500 गीगावाट 2030 में हम पूरा करेंगे, कहीं ना कहीं जो भारत का जो कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो की बात हो रही है 2070, आपको पता होगा भारत ने क्या टारगेट रखा है, 2070 तक हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बच्चा रिन्यूएबल एनर्जी का तो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो वही रिन्यूएबल एनर्जी जो 50% यहाँ पर आने वाली है, वही बात मैं कर रहा हूँ 2030 में, जिसपे 2022 के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 2022 के मुख्य परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा के साथ आप हाइड्रोजन को भी लिख रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन भी बच्चा कहीं ना कहीं एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और वहां पर आप ये लिख रहे होंगे राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, आप अगर ये समझते हैं कि आप रटा रटाए कोई चीज़ जाएंगे और सीधा यूपीएससी में आ जाएगा, पूरी गलत फहमी में है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ इस विषय को मैंने विषय बनाया है, मुझे सुनो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विज्ञान तकनीकी भी बहुत ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला विषय, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लिए चलते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की तरफ। हाइड्रोजन की अगर हम फीचर्स से बात करें, लेसन नंबर 11 में भी पीछे मैंने इस तरह की बातें की हैं। सबको पता है कि हाइड्रोजन एक तरह से शून्य कार्बन सामग्री है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई कार्बन नहीं है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन भी जो है वो जलता है। तो यहाँ किसी भी तरह का आप देखिए तो ऊर्जा तो एक अच्छी खासी मात्रा में आप बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ कोई भी प्रदूषणकारी स्रोत के रूप में कुछ वायुमंडल में आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह से फायदेमंद हुआ। भार तो मैंने बोला, भार के हिसाब से देखिए तो काफ़ी हल्का है, उस हिसाब से तो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आयतन के हिसाब से देखिए तो एरिया काफ़ी कवर करता है, तो उस हिसाब से वो आयतन के हिसाब से ऊर्जा ज़्यादा नहीं करता है। तो फिलहाल भार के हिसाब से काफ़ी बेहतर होगा। ये एक पैरामीटर, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा कुछ समझाने के लिए चीज़ों को लिखा है, बट इट्स नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट आते हैं। कौन सा रिपोर्ट आता है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ओके, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का एक रिपोर्ट आता है और कहता है कि भाई 2050 तक हाइड्रोजन जो है वह कुल ऊर्जा खपत का लगभग 6% होगा। जो आज हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम है, 1% भी नहीं है, 2050 तक जितनी भी ऊर्जा हम लोग यूज कर रहे होंगे बच्चा, उसका लगभग 6% तक हाइड्रोजन से ही आ रहा होगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आता है, देखिए हाइड्रोजन काउंसिल रिपोर्ट 2021 का एक रिपोर्ट है। फिलहाल हम 23-24 की बात कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है वो पीछे के रिपोर्ट्स हैं जो आगे की बारे में बताते हैं। ये बताता है कि 2030 तक हाइड्रोजन पर वैश्विक निवेश, यानी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा वो भी कितना हो रहा होगा, कुल वैश्विक ऊर्जा वित्त पोषण का लगभग 1.4% होगा। यानी कहने का मतलब है पूरा जो दुनिया है, पूरी जो विश्व है, वो हाइड्रोजन को लेकर आशावादी है और भविष्य में हाइड्रोजन की उपयोगिता पर और ज़्यादा बल दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में बता दी हैं कि दुनिया अब पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ जा रही है, लेकिन हर किसी को पता है कि दुनिया को विद्युत भी चाहिए। अगर विद्युत ना हो बच्चा तो आप खुद देखो किसी देश का विकास रुक जाएगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक जाएंगे, आपकी इंडस्ट्रीज रुक जाएगी, आपके यहाँ लोग भूख मर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए तो अक्सर देखा जाता है कि विकासशील राष्ट्रों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में आप तुरंत अगर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेशर डाल देंगे तो यहाँ पर लोग ऊर्जा, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे और वहाँ पर अच्छे खासे जीवन का विनाश हो सकता है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की अगर आज की मौजूदा वैश्विक मांग जो 70 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है, ओके, आज जो हाइड्रोजन की पूरी मांग है लगभग 70 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। पता है इनके स्रोत क्या है?
तीन मुख्य स्रोत हैं जहां से इन हाइड्रोजन को जनित किया जाता है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा स्रोत जो आपको मिलता है, देखिए लगभग लगभग 76% से अधिक जो प्राकृतिक गैसों से प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन बनाया जा रहा है। 23% कोयले से प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन। इसके अलावा शेष जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। तो आज जितना भी हाइड्रोजन आ रहा है, वो हाइड्रोजन जो हम ईंधन के रूप में ला रहे हैं, वो इन्हीं तीन तरीकों से हम उनको प्रयोग में लाते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल कहाँ कहाँ से कितनी हाइड्रोजन की पूर्ति हम किन तरीकों से करें, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आपको लिए चलते हैं, इन तीन चीज़ों पे एक छोटी सी तुलना कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक ग्रे हाइड्रोजन, एक ब्लू हाइड्रोजन और एक ग्रीन हाइड्रोजन। फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रे हाइड्रोजन जो है ये पर्यावरण के लिए उतना सुरक्षित नहीं है जितना कि ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहले से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्या बताता हूँ। हाइड्रोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अभी मैंने आपको दिखाया जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के हिसाब से है। फिलहाल अगर आप हाइड्रोजन को पढ़ें तो पिंक हाइड्रोजन, अदर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर जाएंगे, जो पीआईबी में रिपोर्ट छपा है, मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके अंदर इन्होंने 3 हाइड्रोजन को लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर है, ग्रे, नीला और हरा। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो प्रवृत्ति है, जिस आधार पर हम हाइड्रोजन को उत्पन्न कर रहे हैं, उस हिसाब से कुल 3 श्रेणियों में हाइड्रोजन को बांटा गया है, जिनको रंगों में विभाजित किया जाता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। कार्बन उत्सर्जन ना हो, ठीक है, इसके लिए नीला और हरा हाइड्रोजन जो है ये महत्वपूर्ण है। यानी ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन जो होते हैं पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होने देते हैं, जो आप यहाँ देखते हैं। ठीक है, हरा और नीला हाइड्रोजन के उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान आपको केंद्रित करना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ग्रे हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जहां आपको प्रदूषण दिखेगा। ये चीजें आपको आगे पीपीटीज में आपको दिख जाएंगी, जहां मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू इन चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, देखिए कई ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पर भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में कुछ ऐसा तरीका अपनाएं, जैसे सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, उनसे हम हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का निर्माण कर लें। इससे 2 फायदा हो जाएगा, एक ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन हो जाएगा और साथ साथ ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ इस पैराग्राफ में आपको इसी चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। कई प्रमुख संगठन ऐसे तकनीकियों की खोज कर रहे हैं जहाँ पर जैव और प्लास्टिक कचड़ों को हाइड्रोजन में परिवर्तित किया जा सके। इसे दोहरा फायदा क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला, हमने ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन कर दिया और दूसरा, हमने ऊर्जा की प्राप्ति कर ली। और भारत जैसे राष्ट्र को भी विद्युत तो कई अभी आगे आने वाले कम से कम 50 सालों तक आवश्यकता रहेगी और समय के साथ और ज़्यादा ही रहेगी। अब बात होती है हाइड्रोजन कहाँ से आता है। तो मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन कई जगहों से आता है, और वो सारे के सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए थे कि आप कोयले से भी हाइड्रोजन बना सकते हैं। क्यों? कोल गैसीकरण में हमने पीछे बात किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने और भी देखा था, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से भी हम हाइड्रोजन को प्राप्ति कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस से औद्योगिक रूप से उत्पादित होता है कौन? हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। और ये पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न नहीं करता है, याद रखिएगा, यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। अच्छा, नीला हाइड्रोजन जो है ये एक तरह से क्या है, स्वच्छ संस्करण है हाइड्रोजन उत्पादन करने का। यहाँ कार्बन उत्सर्जन होता है लेकिन बहुत कम होता है, और उस कार्बन को हम किसी भी तरीके से वहां से ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है नीले हाइड्रोजन में, अभी आपको पिक्चर में समझाऊंगा, तो उसको ले जाकर CO2 को डंप कर देते हैं जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाके डंप करने को हम कहते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन। इससे वातावरण में जो CO2 की मात्रा होती है नहीं बढ़ने पाती है, वो जमीन में ले जाकर नीचे दबा दी जाती है। टेक्सास वगैरह में इसकी शुरुआत की गई थी, जो मैंने आपको पीछे के वीडियोज में भी बताया हुआ है। ओके, और जियो सिक्वेशन पे पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे स्वच्छ अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो बच्चा ग्रीन हाइड्रोजन है, और इसे सबसे पहले स्थान पर कार्बन उत्सर्जन के बिना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पन्न करता है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर, जहां पर आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल्स हैं। ग्रे हाइड्रोजन में आपको दिख रहा है कि नेचुरल गैस वगैरह से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में प्रदूषण में CO2 आता है।
समझ में आ गया होगा सर, समझ में आ गया। जो प्राकृतिक गैसेस से हम हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं उसमें जो CO2 निकलता है, अब आप बोलोगे कि सर फिर तो हम हाइड्रोजन निर्माण में भी CO2 निर्माण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हाइड्रोजन बनता है उसे कई गुना ज़्यादा हम ऊर्जा जनित कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम नीले हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहां पर जब आप प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया में जो CO2 बनता है उसको बच्चा हम अंडरग्राउंड स्टोरेज कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन। जियो सिक्वेस्ट्रेशन, इसी को आप लोग कार्बन कैप्चर के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इस पर फिर मैं बोल रहा हूं सिक्वेस्ट्रेशन पर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या जियो सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि जमीन के नीचे कर रहे हैं तो जियो यानी भूगर्भ सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका दूसरा। ब्लू हाइड्रोजन में हम CO2 नहीं निकलने देते, तो सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, यहाँ जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, एक्चुअल में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को, नवीकरणीय ऊर्जा को। नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को ऊष्मा, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी ऊष्मा के रूप में ले रहे हैं उसकी मदद से हम जल को तोड़कर, है ना, हाइड्रोजन बनाने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया जिसे कहते हैं। यहां पर फिलहाल CO2 निकलता ही नहीं है। यहां पर CO2 निकला वातावरण में चला गया, यहां CO2 निकला जमीन में दबा दिया, यहां पर तो CO2 निकला ही नहीं। इसलिए यहां पर जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन में प्रदूषण है। ब्लू हाइड्रोजन अगर CO2 है तो उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, उसको ले जाकर कहीं दबा लेते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन में तो CO2 ही नहीं है। तो भारत सरकार एक्चुअल में इसी ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रही है। अब मेरे ख्याल से आपको ग्रीन हाइड्रोजन और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे के लेसन्स में आपको रिन्यूएबल ऊर्जा पर, अब इसके बाकी की जो वीडियोस हैं वहाँ पर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पर ही बहस करने वाले हैं, चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन के विभिन्न, अब देखिए हाइड्रोजन के उपयोगों में बात करें, उद्योग में ले जाइए, परिवहन में ले जाइए, भवनों में ले जाइए, बिजली उत्पादन में ले जाइए। उद्योगों में देखिए ऐसा कहते हैं अमोनिया उत्पादन में भी हो सकता है, ओके, मेथेनॉल उत्पादन में हो सकता है, इस्पात के उत्पादन में हो सकता है, गाड़ियों में आप सुन ही रहे हैं हाइड्रोजन का उपयोग दिया जा रहा है। इवन हाइड्रोजन बॉयलर, ईंधन कोशिकाओं में, ईंधन कोशिका नहीं एक्चुअल फ्यूल सेल बोलिए उसका ना, फ्यूल सेल इज अ करेक्ट वर्ड, नॉट ईंधन कोशिका। फ्यूल सेल जो होता है, जिस भी आपको आगे मिलेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विद्युत उत्पादन में भी हम हाइड्रोजन को बड़े मात्रा में प्रयोग में उपयोग में ला सकते हैं, गैस टरबाइन वगैरह चलाने के लिए, है ना, गैस टरबाइन वगैरह को चलाने के लिए। हाइड्रोजन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हाइड्रोजन को भारतीय संदर्भ में देखें स्क्रीन पर, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में हम देख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में है जो समाप्त होने वाला नहीं है। विभिन्न उद्योगों में अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन का बड़ी मात्रा में उपयोग हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन संभावित रूप से अगर हम बोलें तो लोहे और इस्पात के उत्पादन में एक्चुअल में कोयला और कोक का उपयोग होता है, और कोयला और कोक जो होता है आपको बताऊं वो काफ़ी हद तक प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ये बोला जा रहा है भविष्य में हम लोहा और इस्पात के उत्पादन में कोयले और कोक की जगह पर हम हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरा कह रहा है हाइड्रोजन में जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की क्षमता है। जो आप कोल और पेट्रोलियम जैसी चीज़ों को आप बाहर से ला रहे हैं, भारत जैसे राष्ट्र में ही आप जल वगैरह से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से हाइड्रोजन बनाइए और हाइड्रोजन को बड़े रूप में प्रयोग में लाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है। अब देखिए अगर आप आज के संदर्भ में बात करें वर्तमान समय में, तो हम जिन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं हाइड्रोजन के उत्पादन में, वहाँ हम प्राकृतिक गैसों का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस मतलब जैसे मान लीजिए जो प्रकृति में मीथेन वगैरह है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं। और ये हाइड्रोजन का जो उत्पादन हो रहा है व्यापक रूप से, वो नाइट्रोजन उर्वरक और पेट्रोकेमिकल के उत्पादन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन का व्यापक रूप से प्रयोग आप नाइट्रोजन उर्वरक और साथ साथ पेट्रोकेमिकल के व्यवसाय में उसके उत्पादन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक के रूप में अगर हम आपको एक फैक्चुअल डेटा बताएं, जो कि PIB के रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की वार्षिक जो अमोनिया की खपत है, जिसे हम लोग यूरिया और सब ईंधन के रूप में बनाते हैं, तो इसकी खपत लगभग 15 मिलियन टन है। ध्यान रखिएगा, वार्षिक भारत में अमोनिया की जो खपत है वो लगभग 15 मिलियन टन है। और इस मांग का लगभग 15% जो होता है वर्तमान में हम आयात से पूरा कर रहे हैं। और यहीं पर अगर हम बोलें कि अगर हम हरित अमोनिया जैसी चीज़ों की तरफ अगर हम डाइवर्ट हो जाएं,
भविष्य में, तो हरित अमोनिया के 1% हिस्से को भी अगर हमने अनिवार्य करने से प्राकृतिक गैस के आयात पर प्रतिदिन लगभग 0.4 मिलियन मानक क्यूबिक फीट की बचत होगी। क्योंकि जब आप हरित अमोनिया का जब मतलब निर्माण वगैरह करते हैं तो वहां पर हमें बाहर से ईंधनों की आवश्यकता होती है। तो अगर आप हरित अमोनिया के 1% हिस्से को भी अनिवार्य करने से सिर्फ प्राकृतिक गैस के आयात पर लगभग प्रतिदिन 0.4 मिलियन मानक क्यूबिक फीट की बचत होती। ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश हुआ है। उस रिपोर्ट को मैं आपके सामने लाया क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, रिपोर्ट्स को कंपैरिजन में डाल देता है। तो इस रिपोर्ट को कंपैरिजन में ध्यान रखेगा। और भविष्य में इस्पात उद्योग, तो मैंने आपको बोला था, इस्पात उद्योग में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग आयातित कोकिंग कोल की जगह ले सकता है। तो देखते हैं भविष्य में किस तरीके से इस्पात उद्योग में अभी जो हम कोक वगैरह को आयात कर रहे हैं उसकी जगह पर हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन आधारित परिवहन की अगर हम आपको लिए चलें तो हाइड्रोजन आधारित परिवहन में आपको कई चीजें देख सकते हैं। देखिए, एक तो आपको बताऊं, मुख्यतः 2 तरह के सेल्स होते हैं। आजकल देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है भाई बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल को यूज़ करो। आगे हम लोग बात करेंगे फेम स्कीम के बारे में भी, फेम 2 के बारे में, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी। यहाँ पर जैसे बात हो रही है ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, जिसे आप कहते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, शॉर्ट में FCEV। ये हाइड्रोजन ईंधन पर चलते हैं और इनका कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हैं तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकते, ज़्यादा पावरफुल नहीं होते इंजन, तो वो चीज़ें कम ड्राइविंग रेंज के लिए, हल्के यात्री वाहन के लिए, भारी गाड़ियों को नहीं खींच पाएगा बैटरी। तो बैटरी के साथ कुछ दिक्कतें जो है वो आप देखते हैं। वहीं देखिए बसों, ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों जैसे लंबी यात्रा रेंज वाली, भारी शुल्क वाली अगर वाहनों को चाहिए तो वो आपको जो होगा बच्चा वो FCEV का मतलब होता है ईंधन से इलेक्ट्रिक वाहन की मदद से वो अच्छे रूप से कार्य कर सकेगा। तो आपको दिखा रहा है कि हाइड्रोजन ईंधन बेस्ड जो गाड़ियां होंगी वो ज्यादा पावरफुल होंगी। एक चीज और यही बताता हूं, बैटरी जो इलेक्ट्रिक वाहन में हम यूज करते हैं, ये बैटरी जो हम बात कर रहे हैं वहां पर एक्चुअल में लिथियम आयन बैटरी का जनरली उपयोग होता है। फिर मैं कह रहा हूं लिथियम आयन बैटरी पे भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक अभी इन्होंने लिथियम आयन पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके, लिथियम आयन और साथ साथ क्या होता है, कोबाल्ट जैसे आयातित कच्चे माल पर भी हम इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए निर्भर रहते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन व्हीकल की तरफ जाते हैं तो हमें किसी दूसरे रास्ते भाई हमें लिथियम आयन और साथ साथ कोबाल्ट, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कच्चे माल के रूप में, क्योंकि हम हाइड्रोजन से इस तरह की चीज़ों की पूर्ति कर लेंगे, ऊर्जा की पूर्ति। अब भारत की प्रगति देखें अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, कहाँ है, इधर देखेगा भारत में प्रगति। अब देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का रिपोर्ट क्या आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा। जो रिपोर्ट आता है ये चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और खासतौर से जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो इस तरह के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं। फाइन, थोड़ा सा और आपको लिए चलते हैं आगे, इधर आइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधा सीधा कहते हैं एक लक्ष्य बनता है 2047 का, और यही बनता है कि अब हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यानी कहने का सीधा मतलब है इन सारे के सारे विकल्पों को जो हम लेकर आ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन फ्यूल, ये सब कहीं ना कहीं भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन चलाई गई, राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति चलाई गई, ये कहीं ना कहीं भारत को स्वावलंबी बना देगी 2047 तक। यानी सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि भारत जो बाहरी देशों से किसी भी तरीके से ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो समाप्त हो जाएगी। एग्जैक्टली ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक लक्ष्य के रूप में लाया गया। 2047 तक भारत को पूरी तरह से ऊर्जा स्वावलंबी राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, जहां हम लोग हरित हाइड्रोजन को पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के वैकल्पिक ईंधन के रूप में सक्रिय भूमिका निभाएगा। यानी हरित ईंधन को, हरित हाइड्रोजन को हम लोग किस रूप से आगे प्रयोग में लाने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बता रहा है बच्चा। ये थोड़ा टारगेट याद रखना, 2047 तक इंडिया जो होगा वो एनर्जी में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, यहीं पर आपको बताऊं 2020 में असल में होता क्या है, भारत की हाइड्रोजन की मांग प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन थी और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक हाइड्रोजन की लागत में लगभग 50% तक कम हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन की लागत में 50% तक कम हो जाएगी, यानी जो हम हाइड्रोजन बना रहे हैं उसमें इस तरह की तकनीकियां और चीज़ों का उपयोग होगा जिससे 50% तक हम लोग कम कर पाएंगे।
2050 तक देखिए हाइड्रोजन की मांग 5 गुना बढ़कर ऐसा कहा जा रहा है 28 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। जिस हिसाब से हम लोग कार्बन न्यूट्रल और अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ हाइड्रोजन एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कह रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कह रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कह रहा है, एनटीपीसी कह रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कह रहा है, लार्सन एंड टर्बो कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाई देखो, कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाइयों ने तो हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना तक बनाई थी। ये वो इंडस्ट्रीज, वो सेक्टर्स हैं जो अब लगातार हरित हाइड्रोजन की तरफ कार्य करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तो एक टारगेट तक रख दिया कि भाई अब हम 2000, ये देखिए, अब हम 2035 के बाद, है ना, हम उल्टी सीधे काम नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल की तरफ चले जाएंगे। भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहा है और ये कंपनी कह रही है हम 2035 तक ही हमारी सारी कंपनियां उस तरह से जो भी अगर कोई प्रदूषण निकालती हैं तो उनको उपयोग भी कर लेंगी, यानी एक्स्ट्रा एमिशन वातावरण में नहीं होने देंगी। ये रिपोर्ट काबिले तारीफ है जो रिलायंस की तरफ से आता है बच्चा। ये भी आपको पीआईबी में पब्लिश हुआ था, उस चीज को मैं आपको लेकर आया हूं। सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के ऑथराइज सोर्सेज हैं, पब्लिक, है ना, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज के सोर्सेज हैं। आप वहां पर इन सारे के सारे आर्टिकल्स को देख सकते हैं। उनमें से जो काम की चीज मैंने आपको दिखा दी। अब यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री कह भी रहा है, देखिए कह रहा है कि 2035 तक मैं क्या करने वाला हूं, शुद्ध कार्बन यानी शून्य फर्म बनने की योजना बना रही है अपनी कंपनी। और इसके लिए अगले 3 वर्षों में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बोला है 750 अरब रुपए का निवेश भी करना है। अब देखिए यहां पर भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य कि भाई जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप, रुक जाओ, तुम लोगों को भी हाइड्रोजन का निर्यात हम करेंगे। गॉट इट। ये होती है बच्चा गट्स की बात, ठीक है, गट्स की बात। अब देखिएगा, अब भारत सरकार द्वारा बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे हाइड्रोजन को लेकर जो प्रयोग हुए हैं उन पे भी हम लोग थोड़े से डिस्कशन करते हैं। क्या क्या है? टाटा मोटर्स लिमिटेड वाला 6 सेल बसें चलाई गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली में 50 हाइड्रोजन और सीएनजी को मिक्स करके बसें चलाई गई हैं। इस पे 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न यूपीएससी ने पूछ भी लिया है। ओके, जिस पे अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और 2 हाइड्रोजन ईंधन वाली आंतरिक दहन इंजन जो आईआईटी दिल्ली, है ना, मेरा कैंपस जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई भी की है भाई, है ना, वहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से हाइड्रोजन ईंधन वाली गाड़ियां भी चली हैं, मिली हैं और चलाई गई हैं दिल्ली में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखा रही हैं कि भारत में कि हम लोग हाइड्रोजन को लेकर अच्छे खासे शोध कार्यों में बिजी। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू समझ सकते हैं। इन पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन फ्यूल 3 व्हीकल डेवलप जॉइंटली आईआईटी दिल्ली और महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यू दिल्ली वाला ये प्रोजेक्ट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। यहाँ टोटल हाइड्रोजन एसआई इंजन जो है इलेक्ट्रिक इंजेक्शन सिस्टम है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ आइए, हाइड्रोजन फ्यूल डीजल इंजन डेवलप एट आईआईटी दिल्ली, ये देखिए। और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल 3 व्हीलर्स इन ऑटो एक्सपो 2012, ये सारे के सारे जो ऑटो एक्सपो में है, सारे के सारे हाइड्रोजन द्वारा चलने वाले ऑटो हैं जो इस पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ और आपको बता दूं एससीएनजी के बारे में, ये प्रश्न जो 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में भी रहा है। देखिएगा, असल में करते क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल क्या करता है, दिल्ली सरकार से बातचीत करता है। दिल्ली सरकार से बातचीत कर 50 ऐसी बसें तय की जाती हैं जहां पर लगभग 20% हाइड्रोजन और 80% सीएनजी यानी मीथेन के सम्मिश्रण को मिलाकर उन्हीं गाड़ियों में, जो गाड़ियां सीएनजी वाली दिल्ली की सड़कों पे चलती हैं, उन्हीं के सम्मिश्रण को वहां पर प्रयोग किया गया। और जो प्रयोग किया गया है ना, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी आए, है ना, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी है। क्या रिजल्ट है? देखिए, पहला रिजल्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन सीएनजी का जब प्रयोग किया गया तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलना था पहले की अपेक्षा 70% तक कम हो गया। दूसरा, यहाँ पर क्या हुआ, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? मैंने आपको बोला था पीछे की वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि ऑक्टेन नंबर किसी पेट्रोल और गैसीय प्रवृत्ति के ईंधन की गुणवत्ता को बताता है। जितना ज्यादा बच्चा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही ज्यादा उसकी गुणवत्ता होगी, ठीक है, ईंधन की। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि हाइड्रोजन को 18 से 20% जब सीएनजी के साथ मिलाया गया तो ऑक्टेन संख्या बढ़ी है यहाँ पे। दैट इज अ गुड रिजल्ट। और साथ साथ यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा माइलेज मिलना है, जिसकी वजह से आपने जो सीएनजी यूज कर रहे थे वो 5% हम यहां तक काफी हद तक ईंधन को कम कर ले रहे हैं, ठीक है, ईंधन की खपत को कम कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा माइलेज मिलने से हम 5% एक्स्ट्रा ईंधन को सेव कर रहे हैं। तो ये एक बेटर रिजल्ट है, गुड रिजल्ट है, जो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां पर मिला है। इसके अलावा आपको और बता दूं, ये सारी की सारी चीजें जो है 2018 में हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही निगेटिव है, हर केस में ये पॉजिटिव था, एक ही निगेटिव था, ये ईंधन का सम्मिश्रण जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा
थोड़ा सा महंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो लेसन था मैंने आपको करा दिया दोस्त। अगले लेसन में आपको साथ फिर मिला जाएगा। तब तक इतना ज़रूर बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, यहाँ से आप PDF वगैरह ले सकते हैं, लगातार यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। डिस्कशन फोरम भी है। मेरे से जुड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब वीडियो पर लगातार आप मुझसे समसामयिकी के यानी करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें। इसके अतिरिक्त आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, पूर्वांचल IAS पर जाकर आप पूर्वांचल IAS ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मेरी सारी की सारी ये क्लासेस जो सुन रहे हैं पूरी A to Z पूरा डिटेल में, ये 11 चैप्टर्स आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। कोर्सेज जो है वो 5 अक्टूबर तक सिर्फ 999 में है। नेक्स्ट इफेक्टिव प्राइस 499 है 5 अक्टूबर के बाद, यानी विजयादशमी के बाद। अब ये प्राइसेस आपको काफ़ी महंगे। ये कोर्स फिलहाल अगर आप देखें तो उस ऐप पर 14,500 में हुआ करता था। फिलहाल अभी भी वो कोर्स वहाँ पे अवेलेबल, लेकिन अभी जो कोर्स मैंने आपको दिया बहुत ही नॉमिनल दिया। सारे दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, बाकी आपकी डेस्टिनी है। ऐसे ही आकर भविष्य में आपको इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी कोर्सेज इसी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। मेरी जो क्लासेस हैं आपको फेस टू फेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूर्वांचल IAS गोरखपुर में आपको सारी की सारी फेस टू फेस कक्षाएँ दी जाती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है आप सबके लिए। आप यहाँ रहकर गोरखपुर में और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो दिल्ली जैसी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के सारी टीम के द्वारा अंडर माई मेंटरशिप, आप मुझे जानते हैं, ये पूरी की पूरी कक्षाएं दी जाती हैं। तब आप यहाँ पर रहकर गोरखपुर में फेस टू फेस कक्षाएं भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और आपको लास्ट में बता दूँ, इन चैनल्स को ये किताब है आपके लिए जो आपको पढ़ना आवश्यक है, जो मैंने पहले ही बोला है। मार्केट में 6 संस्करण जो है वो मौजूद है। ओके, तो मार्केट में जो 6 संस्करण मौजूद है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि भविष्य में आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें, वही यूट्यूब जो मैंने आपको अभी बोला है। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। पूर्वांचल IAS भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल IAS, पेडलेगंज, इंदिरा नगर, गोरखपुर।